चलिए ध्यान दो। आज अभी हम लोग का मुख्य रूप से प्रारंभ होने जा रहा है बीपीएससी का क्रैश कोर्स। इसमें हमें लगता है पीडीएफ लगा होगा, चूंकि क्रैश कोर्स में पीडीएफ बेस्ड ही फास्ट चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, आवाज आ रहा है ना? आवाज तुम लोग का तो साफ आ रहा है जी। हाँ, चलिए शांति बना लीजिए, आवाज ठीक मिलेगी। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दो जी, अब ज्यादा हो गया। ठीक था, पहले ही ठीक था, बस रहने दीजिए। चलिए ध्यान दें, इसमें ऑफलाइन वाले के लिए तो दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में कई बच्चे नया जुड़े होंगे तो उन लोग समझ लीजिए, इसमें जब क्लास चल रहा है बिना मतलब हाय बाय ये कुछ नहीं लिखना है, और नहीं तो जो बिना मतलब ग्रुप बनाओ फलाना करो तो उन लोग को रिमूव कर देगा टेक्निकल टीम, जहां नोट किया जहां। दूसरी बात, जितना बजे टाइम देंगे तो राइट टाइम आप खुद मान लेना कि जितना बजे रूटीन है उसमें 15 से 20 मिनट जोड़ लेना और तब क्लास शुरू होगा। उसके लिए परेशान मत रहना। कई बच्चे आज पहली बार होगा तो एकदम 3:30 के बाद परेशान होगा, 31 हो गया, 32 हो गया, 45 होगा, 50 होगा। तो जितना बजे लिखा हुआ है, कारण है कि हम चाहते हैं, 2-3 कारण है। एक तो एक बैच छोड़ना और दूसरा बैच शुरू करना। तो बहुत घड़ी देख के हम नहीं चलते। अब कहीं चल रहा है तो ऐसा थोड़े है कि एकदम समझाते समझाते कहेंगे एकदम टाइम आज खत्म। अरे वो बात तो पूरा होगा ना, तो उसमें 5 मिनट लेट हो सकता है, अगला बैच आएगा, स्वाभाविक रूप से वो 10-15 मिनट लेट हो ही जाता है। तो इसीलिए एक चीज हो गया, जिस समय क्लास शुरू होगा ब्लैक जैसा दिख रहा है, मतलब अभी हमारा आगमन नहीं हुआ है, बाकी आप लोग तब तक जुड़ेंगे, तो इसीलिए कुछ वैसा परेशानी की बात नहीं है। बाकी हम बीच में आपके कमेंट्स खुद देखते रहते हैं, आपको खुद हम पूछ लेंगे कोई दिक्कत है, समस्या है, लास्ट में सभी बात हम लोग करेंगे। बीच में पढ़ने के दौरान आपको जो समस्या है लिख सकते हैं अगर दिक्कत है तो, नहीं तो हम लोग सीधा सीधा चलेंगे। देखिए अब इसमें 2-3 बात, अब सीधे टू द पॉइंट बात करें। क्रैश कोर्स और रेगुलर कोर्स में मेन बेसिक जो डिफरेंस, इसमें हम क्या कर रहे हैं कोशिश, जैसे रेगुलर में जो हम पढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं बीपीएससी का एक बैच ही ले और लगभग 10 महीना हम पढ़ाते हैं, तो 10 मंथ लग जाता है। उसमें साथ साथ पढ़ना, समझना और लिखना 3 क्रिया चलती। इसलिए रेगुलर बैच हम जो भी विषय पढ़ाते हैं तो हम उसको समझा भी लेते हैं, पढ़ाते भी हैं और फिर लिखाते भी। अब उसमें लिखाने के दौरान टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, लेकिन समय है तो लिखने के क्रम में उसके कुछ फायदा भी है, याद भी होते चला जाता है। आपका अपना लिखा हुआ नोट्स है तो याद भी आपको जल्दी होगा। लेकिन अब क्रैश कोर्स तो उस समय हम लोग कर रहे हैं जिस समय अब परीक्षा में समय बहुत कम बचता है। अब इस समय लिखाना संभव नहीं है, लिखाएंगे तो कहीं ना कहीं कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा कोर्स है ये भी नहीं होगा कि क्रैश कोर्स मैंने एकदम क्रैश करा दिए एरोप्लेन जैसे, ये क्रैश वैसा नहीं है। इसमें थोड़ा रैपिडली होगा लेकिन थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड कोर्स होगा जो इंपॉर्टेंट कोर्स है। हम लोग इंपॉर्टेंट का मतलब ये भी नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ेंगे, पूरे एक बार टॉपिक पढ़ें। तो इसमें पहला चीज तो है कि जो बच्चे रेगुलर किए उनको एक बार फिर से पूरा रिवाइज हो जाए। दूसरी बात है कि जो बच्चे पहले से कुछ पढ़ रखे तो उनके लिए यह कोर्स में ज्यादा बेनिफिट उनको मिलने जा रहा है। प्रतिदिन हम लेसन वाइज चलेंगे, टारगेट होगा एक दिन एक लेसन, एक लेसन की पूरी बात समझा भी देंगे, याद भी करा देंगे और तब फिर अगले दिन दूसरे लेसन की ओर चलेंगे। इसमें क्लास आपका रेगुलर होगा। क्लास का टाइमिंग हमने बताया है आपको, 2:30 बजे के लगभग में शुरू करेंगे, चूंकि मेंस का बैच एक दिन और एक दिन जीएस का बैच है, एक दिन ऑप्शनल होगा, एक दिन जीएस हो, तो इसलिए 2:30 से 3:30 एक दिन ऑप्शनल, एक दिन जीएस। अभी इस पर फोकस थोड़ा कम करना है, क्लास में बस बैठ के सुन लीजिए, जो होगा हम यही याद करवाते जाएंगे, घर पे मेंस वाली बात अभी नहीं देखेंगे। अब 3:30 से मतलब लगभग 3:45 हो ही जाएंगे, 5:15 बजे तक ये आपका प्रतिदिन क्रैश कोर्स चलेगा। तो ये डेली क्रैश कोर्स में हम लोग उसको जो जो रूटीन बताएंगे उसके अनुसार इसमें आपका रूटीन पूरे व्यवस्थित हो जाएगा। अब टेस्ट सीरीज वाला एक अलग से हमने जो प्रोग्रामिंग किया,
कल उम्मीद है कि उसका प्रोग्रामिंग जो भी बच्चे एडमिटेड हो, टेस्ट सीरीज के लिए आपको एक पूरे फुल शेड्यूल दिया जाएगा, किस डेट को टेस्ट है, किस टॉपिक से है, कब डिस्कशन है, सब पूरा शेड्यूल। चूंकि टेस्ट सीरीज में हमने 500 भी लिया है तो उसमें 500 वसूल हो जाएंगे, इतने टीचर का एक पूरा समावेश हमने किया ताकि हर लोग उसमें पूरे बढ़िया ढंग से आपको करा पाए। तो ये चीज का रूटीन कल हो जाएगा। ये दोनों रूटीन आप समझ गए, ऑप्शनल जीएस और ये आपका क्रैश कोर्स पीटी के लिए होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, बीपीएससी निकालने के लिए पीटी में सभी विषय आपको पढ़ना है। देखने में छोटा है, जस्ट लाइक कुआं है, इसकी गहराई है, ये नहीं कि बस इतना ही है सर, तो ये कुआं जैसा है बस, लेकिन गहरा। हर विषय आपको पढ़ना है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब। इसमें अब हम ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स में कोई एक चीज पढ़ाएं, पूरे होगा क्रैश कोर्स में। तो हमारे इनसे तो सब होगा, लेकिन आपको अंतिम मूवमेंट में ध्यान देना है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, मतलब जो बच्चे का आईएससी रहा है, बीएससी रहा है, या आईएससी भी मन से पढ़े हो, आगे बीए ले लिए हो, तो साइंस में आपको 30 क्वेश्चन रहते हैं। कोशिश करो कि इसमें 25 जरूर हम अचीव करें, और ये मेहनत करोगे तो हो जाएगा। जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनको इस 30 में 15 नंबर के लिए बस कोशिश करना है। बहुत ज्यादा जो आर्ट्स और कॉमर्स से है, बीपीएससी में 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मूवमेंट देता है। वो जो साइंस बैकग्राउंड से शुरू से आ रहा है, चूंकि ये परीक्षा की तैयारी एक दिन और एक महीने में नहीं हो सकती। आप जैसे ही एडमिट कार्ड मिलेगा ना, तो लगेगा कि सब भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं है, और 6वीं देंगे, 6वीं भर छोड़ देते हैं। एकदम जहां सेंटर दूर करेगा तो अंतिम आते आते ऐसा लगने लगेगा, इतना बड़ा सिलेबस। लेकिन घबराना नहीं है, फिर परीक्षा हॉल में जब बैठोगे, निकलोगे, तो फिर कहोगे कि अरे ठीक ही चला गए, ये भी आ गया, ई वाला भी तो पढ़े हुए थे, ई तो एकदम सही मार दिए। अब बैठ के मिलाएंगे, एकदम फॉर्म में आ जाओ। तो इसीलिए बीपीएससी में जनरली जो है, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो तपस्या किया है वो आपको परीक्षा हॉल में दिखे। थोड़ा बीपीएससी में एक चीज है, इसके चॉइस ई, जो इसको अन्य पीसीएस से थोड़ा अलग करता है। पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ पीसीएस में था चॉइस ई, लेकिन उसने भी हटा दिया। अब भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक बिहार ही ऐसा राज्य है जो जानता है कि हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, 4 चॉइस देंगे तो इन लोग हो सकता है 150 में 150 मार दे, इसीलिए चॉइस ई का प्रावधान किए हैं। ये हम कह रहे हैं, ऐसे रियलिटी तुम जान रहे हो चॉइस ई क्यों दी, रियलिटी जान रहे हैं ना। रियलिटी जो है बीपीएससी के चॉइस ई का यही है कि आज से अगर 5 बार ऊपर चले जाओगे, तो बीपीएससी जब क्वेश्चन टेस्ट लेने के बाद आंसर जारी करती थी, तो उसका खुद का 10 क्वेश्चन का आंसर गलत रहता था। तो बच्चे का छोड़ दीजिए, उसके खुद का आंसर गलत रहता था कि चारों में कोई नहीं होगा। कभी कभी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आपने गलत सेट कर दिया। तो किसी क्वेश्चन में 2 आंसर सही है, किसी में कोई आंसर ही सही नहीं है। और बच्चा लोग जो फेल होता था, वो लोग जब पीटी का रिजल्ट आए तो बस हाईकोर्ट करता था, और हाईकोर्ट कर दिया तो मामला टंगा। बीपीएससी 3-4 साल के लिए निश्चिंत रहता था। मतलब अभी इस साल आ गया तो समझो अगली बहाली 3-4 साल बाद आएगी, लगातार कुछ नहीं था। इसीलिए आप देखे 48वीं से 52वीं, ये फलाना, ये जो देख रहे हो ना, ये इसी का है, 4 चॉइस वाला। तब अंतिम में बीपीएससी कहा कि हमसे गलती क्या हो रही, यही ना कि किसी में कोई चॉइस ही नहीं है, सेटर से भूल हो रही, किसी में 2 सही हो रहा, तो ऐसा करो वो चॉइस ई बना दो, लिख दो कोई सही नहीं है, 1 से अधिक सही। और जब आंसर की जारी करेंगे तो बच्चा कहेगा ना आपने सी मारा है, इसमें बी सी दोनों हो, फिर हम कंफर्म होंगे कि हाँ होगा, तो आंसर ई के अनुसार जांच देंगे। तो जब से चॉइस ई आया तो हाईकोर्ट बयाना बंद हो गई, और बीपीएससी लगातार हो गया कि अब किसी वर्ष कोर्ट नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा। कोर्ट होता भी है तो कोर्ट जनरली अब
आयोग का ही पक्ष ले रहा, विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला इधर नहीं आ रहा। एकदम टाइमली आपका परीक्षा होते जा रहा, और यह चॉइस ई ही इसको खास बनाता है। क्योंकि अगर गहराई से नहीं, इसमें दो खराबी होती है। पहला खराबी क्या है, एक तो चॉइस ई वाला क्वेश्चन किसी कहीं प्रैक्टिस सेट में जल्दी नहीं मिलता है। आप कहीं भी बनाओगे तो ए बी सी डी, कोई स्पेशल बीपीएससी का होगा तभी चॉइस ई भेंट हो। तो इसका मतलब है कि आपको परीक्षा में ताजा क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सेटर भी जब सेट करेगा और उसको बोलेगा 5 चॉइस सेट कर, तो कुछ तो उसको अपने से दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो 50% मान के चलो एकदम ताजा क्वेश्चन रहेगा, फ्रेश, जो कहीं जो बना रहे उससे नहीं रहेगा। ये इसके कारण दूसरा, सेटर ही कोशिश करता है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, लगता है बी भी होगा और लगता है डी भी होगा। अब बस कंफ्यूज हो गया तो मुस्कुराता है कि अब बी या डी तो ई भी सोच ही रहा होगा, तो उसको कंफ्यूज करा दिए, तब मेरा कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। तो अब सोचो, जिस पीसीएस को तुम एग्जाम दे रहे हो, पीटी तो ठीक है, पीटी में लगभग मान के चलो कि अगर कोई बच्चे 75% से लगभग में अचीव कर रहा है तो पीटी पास, 100 में 75 बना रहे हैं, 25 गलत भी है, पीटी पास। बीपीएससी का एक फायदा है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, सभी क्वेश्चन आप रंग सकते हो। बीपीएससी का फिर एक नुकसान है, बॉल कम है, रन ज्यादा बनाना है, ये वाला बहुत बड़ा नुकसान है। 120 मिनट 150 क्वेश्चन, ये बॉल ही कम है, रन ज्यादा बनाना है, तो समझ लो बैट्समैन पर प्रेशर आ जाता है। टाइम अगर बढ़ता ना तो प्रेशर कम था। कई बार ऐसा होता है, कई तेज बच्चे हमसे मिले कि सर अंतिम तक तो एकदम पढ़ भी नहीं पाया कि मार दिया, घंटी छीन लिया, 20 मिनट और टाइम देता तो मेरा हो जाता। ऐसा दुख वाला भी कई लोग मिले। तो उसको आपको टाइम मैनेजमेंट भी ठीक करना होगा। और मेन हम लोग देख पा रहे हैं अंतिम मूवमेंट में अब जो समय बच रहा, कई होशियार लोग अब से जग गए, वक्त आ गया है जग जाए। कई लोग फॉर्म भरेंगे तब मुहूर्त निकालेंगे, अभी तो फॉर्म भरे नहीं है, तो अब फॉर्म भरना शुरू हो गया, अब 1 महीना बाद फॉर्म भरेंगे। बीपीएससी की सबसे बड़ी कमी क्या है, ये टाइमिंग नहीं देता है। 1 मिनट, क्या बोलिए? तो इसमें बीपीएससी की सबसे बड़ी कमी क्या है उसको सुन लो, टाइमिंग नहीं देता है बीपीएससी। टाइमिंग का मतलब आपका है कि फॉर्म भरना लास्ट कब होगा, जल्दी बोलिए। अब 5 नवंबर और 15 तक कह रहा है कि शुद्धिकरण कीजिए, और एग्जाम निश्चित रूप से दिसंबर उसने बोला है, लेकिन मेरा अनुमान है नया साल हैप्पी न्यू ईयर कर ही देगा, जनवरी में एग्जाम निश्चित ले लेगा। अब जो बच्चे नवंबर के बाद थोड़ा निश्चिंत होने का सोचेगा, तब तक वो देना शुरू कर देगा कि डेट यह है, कि 1.5 महीना में क्या कर पाओ, लगेगा कि एकदम हो जाए, कैसे हो जाए। और बाकी कई बच्चे फोन पर हमको भी बात करते हैं, क्योंकि हम तो सभी से बात भी करते हैं, तो सबका देखते हैं। कुछ लोगों की बात आती है, सर पिछले बार कोई तैयारी नहीं किए थे सर, और मेरा 57 नंबर आ गया था। ऐसा भी कई लोग हैं। फिर वही है, पढ़िएगा तब भी 57 रहेगा। बात समझ लीजिए, आपको बीपीएससी जान करके 150 में 20 क्वेश्चन तो ऐसा देता ही है कि नहीं पढ़ने वाले का भी मन नहीं तोड़े। सब क्वेश्चन भारी दे देंगे तो दोबारा फॉर्म नहीं भरेगा, तो फॉर्म भरैया पैसा तो मेरा नुकसान जाएगा। उसको हमेशा लगे कि नहीं पढ़े तो इतना मारेंगे, पढ़ते तब तो फिर इतना ही है। बात समझ लो, फिर इतना ही है। तुम्हारे लिए जो 57 नंबर है, इजी लेवल का इतना ही होता है। इसके बाद जो 50 क्वेश्चन है, ये हमेशा लगेगा कि सुना हुआ है, लेकिन कुछ दिमाग लगाना होगा। न पीडीएफ काम देगा, न कोचिंग काम देगा, कोई काम नहीं देगा तुमको।
ये सिर्फ तुम्हारा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम दे। जो तुम पढ़े हो, जो तुम सुने हो, वहां पे कितना स्थिर से बैठे हो, नर्वस नहीं हो, तो ई वाला तुम्हारा बने। इसके बाद जो फिर बच गया वो तुम्हारा भाग्य है। कुछ भाग्य भी मायने रखता है, यहां तक तुम्हारा मेहनत, इसके बाद तुम्हारा भाग्य है। मारे लॉटरी लड़ गया, कई लोग वही सी मारा, उसका डी हो गई। तो कई बार लॉटरी भी होता है तो तुक्का पर भी कुछ काम कर जाए। बाकी ये जो रिजल्ट का प्रोसेस देख रहे हो, 50 क्वेश्चन आसान, और कोई बच्चा इसके कारण नहीं फेल करोगे कि भारी वाला नहीं बन। बहुत भारी भारी के फेर में मत रहो, उसके कारण कोई फेल नहीं करता है, वो तो सबके लिए भारी। हल्का क्वेश्चन ये वाला जो देख रहे हो, ये गलती न हो, इसका प्रयास करो, रिजल्ट आ जाए। तुमको अगर रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट उनका कभी नहीं होता है जो हल्के क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ के टिक लगा के चले आते हैं और घर में आ और जा करते रहते हैं। ये ऐसे था, वहां ध्यान नहीं दिए, जा ही खत्म हो गया। तो आ और जा का सुरताल घर में बनाओगे तो माफी नहीं है तुमको रिजल्ट देने का है कि एकदम पक्का पक्का दे। तो बस एक लाइन ही मंत्र है, पहला राउंड पूरा पढ़ना होगा, दूसरा राउंड परीक्षा में एकदम निश्चिंत होकर बैठना होगा कि हमसे ज्यादा तैयारी कोई नहीं किया होगा, अंदर से बोल्ड बनना होगा। तुम कई बार क्रिकेट में देखे हो, बैट्समैन पर खाली प्रेशर आ जाता है तो अच्छा बैट्समैन 0 रन पर आउट हो जाता है। केवल प्रेशर में है कि अब हम ही को जिताना है, अब कोई नहीं है, और एक मारा इधर आउट हो। स्थिर से जो पिच पर टिका हुआ है कई रन बना लेता है। तो कई लोग हमारे अंतिम में नर्वस करने लगते हैं और वो लोग जानते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो। तो ये चीज तुमको मेन ध्यान रखना है। ऐसे तो धीरे धीरे हम लोग रणनीति एकदम परीक्षा तक सुनते जाए, सब चीज इंपॉर्टेंट है। केवल तीर चलाने आ जाए, बंदूक चलाने आ जाए, वो खाली इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा हॉल में क्या करना होगा वो भी तो सीखना होगा। तो वो तो लास्ट में वक्त वक्त के अनुसार चलेंगे। अभी सभी हमने बताया कि साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, साइंस जम के पढ़ो। दूसरा, हिस्ट्री के 3 भाग होंगे, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना? मॉडर्न। ये नहीं है कि हम क्रैश कोर्स में सिर्फ मॉडर्न पढ़ाएंगे, हम एंशिएंट भी पढ़ाएंगे, मेडाइवल भी पढ़ाएंगे, लेकिन उस पर ध्यान एक बार क्लास में सुन के छोड़ दें। उससे बनना होगा जो बन जाएगा, बाकी तो हम लोग पर है क्या इस बार अनुमानित है, उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा कर। मेन मॉडर्न है, इसको खूब पढ़ाएंगे भी, खूब पढ़िएगा। इसके बाद इसमें जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनसे जो यहां 30 में मान लो 10 ही बनता है, 20 क्वेश्चन लैग कर गए, तो उस बच्चे को पॉलिटी जबरदस्त करना हो। पॉलिटी से भी बहुत खराब भी किस्मत होगा तो 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन रहेगा। और पॉलिटी तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित जोन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक बार जो बच्चे पढ़े हुए हैं, क्योंकि बिहार के लोग के एकदम डीएनए में पॉलिटिक्स बसता है। पॉलिटिक्स तो रग रग देना है, और वो पॉलिटिक्स तुमको पॉलिटी पढ़ना है। तो अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया तो इसका क्वेश्चन प्रायः नहीं छूटता, अगर एक बार बढ़िया से पढ़े हो तो ये आपका सप्लीमेंट में है जो बच्चे साइंस से नहीं। बाकी जिनका ये अच्छा हो जाए बहुत अच्छी बात है। बिहार स्पेशल, ये क्रैश कोर्स में हम लोग रेगुलर वाले को ही पूरा सीधा सीधा सिस्टम डाल दे रहे हैं। तो रेगुलर में जो बिहार स्पेशल होगा सेम वो क्रैश कोर्स में हो जाएगा, इसमें कोई अलग से वर्क नहीं है। केवल एक बार रिवीजन लास्ट में मॉडर्न का और ज्योग्राफी का करवाएंगे, और बाकी डिटेल वीडियो सभी बच्चे को प्रोवाइड हो जाएगा। करेंट अफेयर ये सबसे मेन है। मेरे जानकारी में कई बच्चे मिले हैं जो पिछले बार का पीटी सिर्फ करेंट अफेयर खराब के कारण नहीं क्वालिफाई किए। 1-2 नहीं, गिनती नहीं है उतने बच्चे। और ये ज्यादातर वे बच्चे हैं जो अभी से अपने दिमाग में निगेटिव डाल के रखे हुए कि करेंट अफेयर हमको समझ में नहीं आता, कहां से शुरू करें ये भी नहीं समझ में आता। 28 निगेटिव पॉइंट लेके बैठे रहोगे तो कोई तुम्हारा करंट अफेयर नहीं ठीक करे। और करंट अफेयर केवल टीचर से भी नहीं ठीक हो, वो तुम्हारा अपना प्रेजेंट सेटअप माइंड।
और कई बार ऐसा बच्चा भेंट हुआ है कि कहे कि बताओ जी इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कब शपथ ली। अब वो मार दिया टिक, कैसे मार दिया जी, इतना डेट याद कैसे रखा। तो सर हम उस दिन टीवी पर देख रहे थे और मौसी के यहाँ गए हुए थे, तो हम याद किए कि मौसी ही कब गए थे, तब फलाना फलाना, हाँ यही वाला है, मार दी। ये तुम्हारा तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ ना। अब ऐसे हम लोग डेट लिखाएंगे तो कैसे याद हो। तुमको खुद से चौकन्ना रहना हो, हमेशा तुमको खुद से एक्टिविटी करना होगा। और बाकी करेंट अफेयर पे हम लोग एक बार तो पढ़ा ही देंगे, ये नहीं कि कह के हम अपना पल्ला झाड़ रहे, हम पढ़ा देंगे, लेकिन करेंट अफेयर का कोई न ओर है न छोर। और इस सिस्टम के बीच में तुमको अपने आप को एडजस्ट करना है। तो हम केवल तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ला सकते हैं कि ऐसे पढ़ो। इसके लिए जितने भी नेशनल है, इंटरनेशनल है, खेलकूद है, पुरस्कार है, हर स्टेप वाइज तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट डाल देंगे। कैसे पढ़ोगे, किस पुस्तक की सहायता लोगे, उसको डाल देंगे। और बाकी अभ्यास करोगे तो ठीक होगा। कम से कम भी तुम्हारा ही रहेगा तो 25 क्वेश्चन रहना ही रहना, प्लस हो सकता है। तो 25 क्वेश्चन एक मेन भूमिका है इसकी, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है आज के परिदृश्य में। ये भी हो सकता है कि इससे 35 तक भाग। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, सब्जेक्ट की ओर कम ध्यान और बच्चे को नया करंट की ओर रुझान कैसा है, वो ट्रेंड बहुत खतरनाक ट्रेंड। इसके अलावे जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ से हैं, मैथ से भी 10 क्वेश्चन देते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम उनके लिए सजेस्ट करते हैं जो बच्चे मैथ से हो। वो पढ़ो मत, वो अपने बनेगा तुमसे। तुम मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो मत पढ़ो मैथ। मैथ पढ़ने में समय लगाओगे, बीपीएससी के मैथ का कोई ठिकाना ही नहीं। वो कब आईएससी पर भाग जाएगा, कब एकदम नीचे आ जाएगा, कब कहां भागेगा वो भी नहीं जानता। क्योंकि कई क्वेश्चन तुम देखोगे तो कहीं कहीं से भागा हुआ, तो सीमा इसकी नहीं है। इसी कारण जो बच्चे का मैथ नहीं है उसको सीधा ही समझा देते हैं कि जितना मैथ आएगा सब में सी मार है। पढ़ना मत, टाइम बर्बाद भी तो होगा। 150 क्वेश्चन है, मैथ बनाने में टाइम लगेगा। पढ़ोगे तो 0 नंबर आएगा मैथ में, नहीं पढ़ोगे तो 3 से 4 नंबर आ जाएगा। बात समझ लो, पढ़ोगे तो मैथ में 0 आएगा और नहीं पढ़ोगे तो 4 नंबर आ जाए। तो नहीं पढ़ने में ही फायदा, क्योंकि सब में हम सी मारेंगे तो ये निश्चित है कि 5 चॉइस है और एक चॉइस पर रहेंगे तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 2 है। ये मैथ खुद कहता है। बाकी सी या बी में 3-10 में सही हो जाता है। तो आपका ऑटोमेटिक 2 या 3 नंबर आ गया। वो कब नहीं पढ़ा तब, पढ़े रहोगे तो 0 आएगा। कारण टाइम मैनेजमेंट कम है, गुना कर रहे हैं, चॉइस नहीं मिल रहा, फिर कर रहे हैं, अभी भी नहीं मिल रहा है। जहां टाइम कम हो गया और नर्वस होके गया। हाँ, लेकिन जो एकदम मैथमेटिकल है बैकग्राउंड से, वो पढ़ो, बनाओ। उसको हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पढ़ना। जो मध्यम वाला है, एकदम मैथ भारी वाला है, सोचो भी मत कि बीपीएससी के लिए हमको मैथ पढ़ना है, नहीं पढ़ना। कहना उसमें सिसिया के आना, बस पहले ही से सोचो। अब इसके बाद हम लोग देखें, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा भारत के भूगोल से क्वेश्चन हो, इसलिए भारत का भूगोल एक बार पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी से भी पिछले बार भी विंड से, अन्य भूकंप से, फिजिकल से भी कई क्वेश्चन रहे और वर्ल्ड से भी क्वेश्चन आपको रहते हैं, तो तीनों पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर करंट सेक्शन ही आजकल पूछ रहा। इधर पिछले 3-4 साल का ट्रेंड पहले का है, बच्चों से इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट चेक करता था। सीआरआर का पूरा नाम, तो एसएलआर का पूरा नाम, सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ने पर किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक्स चेक करता था। आजकल इकोनॉमिक्स का मतलब बस मोदी जी के योजना और बस नीतीश जी के योजना बन के रह गया। योजना को बढ़िया से तुमको देखना होगा, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट से तुमको पिछले बार भी हमने देखा 4 क्वेश्चन दिए और उन चारों क्वेश्चन बहुत ढंग का। तो चारों, अब मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट अगर बढ़िया से देखे हो तो बस आजकल इकोनॉमिक्स की बात हो जाएगी। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए, एक सामान्य जानकारी के लिए बस 8 घंटा लेक्चर केवल सुन लो। उसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक चीज होगा जो इधर समझने में काम आए। और बस उसके बाद योजना पर तुमको टाइम देना पड़ेगा। तो बाकी करंट में जो इकोनॉमिक्स है वही ज्यादा तुमको पूछेगा। आजकल ये दोनों थोड़ा रिलेटेड हो गया है।
तो ये तो हम लोग एक देख लिए क्या किस तरह से हमको वर्क करना है। अब मैं नहीं जानता कौन किसको साइंस ठीक करना है, किसको पॉलिटी करना है, सब हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी तुम इतना ही सोच लो, अगर तुम 3 माह तपस्या करने के लिए तैयार हो, 3 माह बस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, न दशहरा मनाएंगे, न दिवाली, न छठ, मतलब मनाएंगे भी तो उतना ही लगेगा कि इतना गया तो उतना मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये 3 माह का तपस्या तुमको पूरे जीवन आनंदमय कर देगा। इतना ही एक समझ लीजिए कि कितना बड़ा आनंद होगा। और जो लड़के इसमें मटियाओगे तो हर बार सोचते रहोगे 67वीं नहीं 68वीं, तो 68वीं आएगा तो ना 69वीं, आप फिर कहोगे कि ना ये बीपीएससी बहुत भारी परीक्षा हो जाता है। एक बार रेस में आ जाओगे ना तो खुद तुम फिट हो जाओगे कि ना अब हमको बहुत पढ़ना हो। और पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं, ये नहीं है कि क्रैश कोर्स कोई इंजेक्शन है जो लेके हम हैं, दे दीजिए सर हमको भी, कितना लगेगा, भोंके तो लोग क्रैश कोर्स पास। वैसा रहता तो हम अपने जैसा 8-10 पहलवान लेके न चलते, कितनों ना करता हूँ ना धर के लाओ इसको बीपीएससी करा ही देना। तुमको खुद से मेहनत करना होगा, बैठना होगा, निरंतर प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़े। और आज गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, महावीर का नाम लेते हैं, कारण तुम लोग से ज्यादा कष्ट वे किए। महावीर या गौतम बुद्ध, तुम जानते हो गौतम बुद्ध भी 29 साल में घर छोड़, तुम लोग भी लगभग उसी पड़ाव पर कई लोग हो। तो तुम्हारे पड़ाव पे जिस समय राजा के बेटा है, न खाने की दिक्कत, न धन दौलत की दिक्कत, राजा का सोचो क्या दिक्कत हो, बाल बच्चा भी है, पत्नी भी है, धन दौलत भी है, सब है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए सब छोड़ के भाग गए। और भागने के बाद भी 6 वर्षों तक, तुमको तो 3 महीना कह रहे, वो भी कह रहा है पंखा के हवा खा के। गौतम बुद्ध जंगल में है, न खाना का ठिकाना, तुम्हारा तो टिफिन पहुंच जाता होगा राइट टाइम हॉस्टल वाला का, या अपने मार के जो इच्छा रगड़ के खा रहे हो। उनका न चूल्हा है न कुछ है। और वैसी स्थिति में 6-6 साल व्यक्ति तपस्या की। महावीर 30 साल में घर छोड़े, 12 साल तपस्या की, 12 साल वस्त्र तक त्याग दी कि कपड़ा लत्ता भी नहीं तो कहां जाएंगे हम कपड़ा सिलाने, वस्त्र भी त्याग दिए, कड़ाके की ठंड में भी निर्वस्त्र रह के तपस्या किए। और इसी कारण से आज गौतम बुद्ध और महावीर और वो खरब साल तक आगे इधर कंटिन्यू रहेंगे। उन्होंने ऐसा तप किया। तुम भी जो बच्चे तप करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले के लिए कभी दिक्कत नहीं। और बीपीएससी तैयारी तो एक रास्ता है, बीपीएससी कर जाओगे एक अधिकारी बनोगे, नहीं भी करोगे तो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी मन से करने वाला व्यक्ति कभी उसको रोटी की दिक्कत नहीं होती। एक लाइन बस इतने समझ लो, तुमको ये आदमी बना देगा, इतना पक्का है। लेकिन मन में खाली सोच लो कि हमको मन से तैयारी करना, तुमको आदमी बना देगा, ये तो पक्का है। क्योंकि हर विषय जिसका सही है तो उसको क्या दिक्कत हो, लेकिन ईमानदारी से करना होगा। केवल टाइम पास करो, क्लास में चुटकुला हो, शायरी हो, एकदम ऐसा शायरी हो जिसमें हुआ हुआ मारे, इस सबसे मनोरंजन हो सकता है, बीपीएससी तो नहीं हो सकता। मनोरंजन से बीपीएससी नहीं होगा ना, बीपीएससी करने के लिए एक खास गंभीरता चाहिए। और ये तो अभी प्रीलिम्स है, इससे भी ज्यादा गंभीर तुमको बनना पड़ेगा मेंस। मेंस के लिए बीपीएससी एकदम तुमको जांच लेगा कि उपयुक्त लड़का है कि नहीं। 12 घंटा तुमसे लिखवाएगा, अभी तो 2 घंटा रंगवाएगा ना, पास करोगे तो 12 घंटा लिखवाएगा कि लिखो, तो 12 घंटा। तुमको अभी भी लग रहा होगा कि 12 घंटा हम क्या लिखेंगे, हम तो जितना जानते हैं वो 1 घंटा में सब निकल जाएगा। कितना जान रहे हैं हम कि 12 घंटा लिखेंगे भाई, तो तुम खुद लिखोगे 12 घंटा। और 12 घंटे लिखने के लिए तुमको वो स्किल धीरे धीरे डेवलप। तो खैर ये तो आगे मेंस उनके लिए शानदार हो जाएंगे जो जैसे ही प्रीलिम्स दे दोगे तब तुम्हारे ऊपर दबाव भी आ जाएगा कि जो बच्चे पीटी में
100+ बनाना जनरली सुरक्षित ही माना जाता था। पिछले बार का क्वेश्चन लेवल या तो कहीं क्वेश्चन आउट हो जाए या क्वेश्चन लेवल आसान हो जाए, तो उस कंडीशन में 110+ तक 115 तक चला जाता है। बाकी सामान्यतः 100+ पीटी के लिए सुरक्षित। अब क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड है, कम भी हो सकता है। अब कई बच्चा पूछता है कि सर कितना में पीटी पास हो जाए। तो हम क्वेश्चन अभी कहां देखे हैं? क्वेश्चन देखेंगे कि इस बार का क्वेश्चन कैसा आया। हो सकता है क्वेश्चन आसान है तो 120 भी हो सकता है। क्वेश्चन बहुत टफ आया, सारा बच्चा एकदम छटपटा रहा है कि एक भी नहीं लड़ा, क्या पढ़ाया था सर, ऐसा सब कर रहा है। तो कोई बात नहीं, उस सबके लिए है ना। ये थोड़े है कि हाँ तुम्हारा सब बच्चा अपने अपने टीचर को यही कह रहा है कि एकदम नहीं लड़ा, एकदम नहीं लड़ा। तो ये सुनना, मिजाज खुश कर लो तो फिर 100 से नीचे होगा, 90 ही कटअप जाएगा। क्यों? सब लोग दुखियारा है, सब दुखियारा रहेगा तो कटअप कम हो। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। तो वो तो लेकिन आपको अभी सोच के रखना है कि 110 बनाए तो एकदम फिट है आप, मीन्स दो। अब इसके बाद हम लोग जरा देख लें 3 माह के लिए आपका जो स्ट्रैटेजी है, तैयारी है। सभी बच्चे को हम चाह रहे हैं कि 3 महीना हमारे एंड से कोई कमी ना हो। कम ही जगह होगा जहां केवल बीपीएससी के लिए आदमी 2:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक काम कर रहा। एक ही बैच में हमारे बच्चे भी है, 6 घंटा मिजाज से पढ़ रहा है। जो पीटी मीन्स 7 लेके चल रहा है, 2:30 से 3:30 ऑप्शनल, 3:30 से 5:15 बजाएंगे तो तुम्हारा हो गया क्रैश कोर्स, 5:15 से फिर जो 7:30 चलेगा तो वो हो गया तुम्हारा जो फाउंडेशन पढ़ रहे हो फाउंडेशन कोर्स। नॉन स्टॉप है। और एक बार तैयारी करने पर कर रहे हो बीपीएससी की तैयारी, अनजाने में हर परीक्षा का रिजल्ट आते रहे। एक बार अच्छी तैयारी वाले बच्चे हमको कई भेंट होते हैं, इसमें भी हो गया सर और उसमें भी हो गया। ये वही लोग होते हैं जिनकी तैयारी एक बार ठीक हो जाती। जिनकी तैयारी जहां कमी है मटिया रहे हो, इसमें भी नहीं हुआ सर, वो में भी फेल कर। सब यही है, वो तो तुम पर है, क्या करो। तो इसीलिए मेहनत के साथ जुटी है। और हम लोग की जो ड्यूटी है वो हमारे इन से कमी नहीं रहेगा। एक फेल करने वाला भी बच्चा दोबारा फिर हमसे जुटता है, ये कहते हुए कि सर पिछला बार पढ़ नहीं पाए थे, अगर सोच रहे हैं देश झाड़ के पढ़े। गलती हमारी नहीं रहेगी। हम अगर गलती हमारी कब होगी? जब हम आराम करते रह। गलती होगी कि तुमको नहीं समझ में भी आ रहा, वैसा वैसा टीचर लगा दिए, नहीं भी समझ रहे हैं तो धर के लिखते जाओ। तुम लोग जब किसी विषय में बोलते हो कि हाँ सर इसमें दिक्कत है, तो हम खुद बोलते हैं कि चलो एक बार हम भी समझा ले। कोशिश होती है कि नहीं, समझ में तो आना चाहिए, विषय ही नहीं समझ रहे तो गौतम बुद्ध जैसा आप ज्ञान तो प्राप्त होगा नहीं ना कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं इकोनॉमिक्स तो तुम्हारा अंदर आ गया कि ज्ञान आ गया सर उठे। अब तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्लास है, अब तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है। आजकल स्टडी बहुत स्मार्ट हो गया है, एकदम स्मार्ट स्टडी से आप पूरे समय को कम कर सकते हो। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा पहले शुरुआत, अच्छा कौन सा विषय ठीक रहेगा आपको शुरू कर ले, तुम्हारे मनपसंद ही चले, जो कहिए उससे शुरू कर ले। अच्छा ठहरिए, इसमें हम देख लें पोल, एग्जिट पोल किधर आ रहा है। कितने लोग को लग रहा है हिस्ट्री से शुरू किया जाए? हाथ उठाइए। अच्छा हिस्ट्री, चलिए हाथ गिराइए। कितने लोग को लग रहा है इकोनॉमिक्स से शुरू किया जाए? इकोनॉमिक्स कम लोग हैं। ज्योग्राफी से शुरू करें? चलिए हिस्ट्री के बराबर पोल ही इनका है। करंट अफेयर से शुरू करें? अच्छा चलिए ठीक है। करंट अफेयर ऐसे मेन लास्ट का चीज है। आपका जनवरी एग्जाम होगा 15 नवंबर से, है ना। 15 नवंबर से 20 दिन जो पढ़े रहो, अभी सब नाम पढ़ोगे, आप फिर जनवरी में लगेगा सब गायब। एकदम लास्ट मोमेंट में उसको स्पीड बनाना है। तो इसलिए अभी हल्का हल्का लास्ट में पूरा इसको ठीक करेंगे। बिहार स्पेशल ये तो चल ही रहा है। पॉलिटी ये हम नहीं पढ़ाएंगे, पॉलिटी के लिए करण सर आ रहा है और उनका क्लास आपका शेड्यूल किया हुआ है 18 तारीख से। इसी महीने में 18 तारीख से आपका करण सर का क्लास चलेगा और क्रैश कोर्स का अलग क्लास होगा और उसमें लिखाएंगे में पीडीएफ होगा और फाउंडेशन बैच अलग होगा जिसमें पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे भी, दोनों उनका क्लास शेड्यूल है। तो ये आपके दिल्ली से करण सर आएंगे 18 सितंबर से इसका क्लास लेंगे। तो ये आपका शेड्यूल इसमें कर लिया गया। तो आपका हम देख लिए ज्यादातर बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी यही दोनों में ज्यादा है।
साइंस, अच्छा वो पूछे नहीं, साइंस में कितने लोग हो? अच्छा, साइंस में तो और कम लोग हैं। हाँ, चलिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सुन लीजिए, हम ऐसा करते हैं, इसमें सुन लें, एक सब्जेक्ट लेके पूरा कंप्लीट करके हम दूसरा पर चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसमें इधर ऑनलाइन वाला से नहीं पूछेंगे तो कहेगा कि हम लोग को छोड़ दिए। इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया, जल्दी से चैट कर लो, देखे क्या स्पीड आ रहा है तुम लोग का। हाँ चलो, अब ठीक आ रहा है। हिस्ट्री 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 ज्योग्राफी, यही दो पर सबसे ज्यादा है। चलो अब हो गया, अब ज्यादा मत चैट करो। चलिए, इसमें ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे ज्यादा लोग बोलिए। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल से ही चले। अच्छा चलिए, तो बढ़िया, चलो बढ़िया, जो आपका राय है उसी से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग भारत के भूगोल से ही इसको शुरू कर लेते हैं। अब इसमें सुन लिया जाए थोड़ा, भारत के भूगोल से आपका ये सेक्शन शुरू आज का करेंगे। और भूगोल अच्छा है भी, जिन बच्चों का ये ठीक है उनका ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा। हाँ बोलिए, आपका कुछ राय है? केमिस्ट्री, वो चिंता छोड़ न दो, ये क्रैश कोर्स का बैच, ये क्रैश कोर्स का बैच ना है। अब तुम गीत गाने लग गया उधर का, हसुआ के बिया खुरपी का गीत। अरे जिसका ब्याह होगा रसम वाला ना गीत चलेगा जी। यहाँ हल्दी चल रहा है, तुम तिलक चुमावन कर रहा, तुम जो रसम चल रहा है उसको कहो कि हाँ ये वाला चल रहा है, इस बैच में इसकी बात करो, वो बैच होगा तो उसकी बात करना। चलिए खैर, ध्यान दो। तो हम लोग पक्का हो गया ना, इसको यही शुरू किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले देखो, जीरो लेवल से चले या थोड़ा ऊपर? जीरो से। अच्छा चलो, तो लेकिन देखो इस बैच में जीरो से तो रहेंगे, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। हम लोग को इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा तो 15 क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेना हो, 15 से 20 क्लास के बीच से ज्यादा समय नहीं देना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एकदम चौकन्ना रह के पूरी बात को एकदम ध्यान देना हो। हम दो तरह का बेसिक चलेंगे, एकदम बेसिक और फिर लेवल हाई कर ले, दोनों तरह की बात चलेगी। तो देखिए पहला नंबर जो बात करें, अब एकदम जीरो से क्लास को हम स्टार्ट करें, आप सभी लोग के मनपसंद सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। अब ध्यान दो, इस बैच में लिखना उखना नहीं है, आपको इच्छा है तो कुछ लिख सकते हो, बाकी से पीडीएफ प्रोवाइड होगा। सुनो अब ठीक से, सबसे पहला जो जरूरत है वो सुनो। भारत के भूगोल पढ़ने चले हो तो भारत के बारे में देखिए, जब तक मैप पे इंटरेस्ट नहीं आओ तो वन लाइनर से कभी भी ज्योग्राफी ठीक नहीं हो। मतलब आप चाहोगे कि सर डैश दे दे के लिखाते जाइए, कितना रटोगे? तुम्हारा दिमाग एक जस्ट लाइक कंप्यूटर है, इसको जितने मैपिंग वाला वर्क करोगे कहीं से खोज के निकाल दे। और इसीलिए हम एकदम जीरो लेवल से आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्लास का लेवल आपको बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए, इसमें आपको पहले यह ध्यान देना है कि ये विश्व है। पहले हम लोग विश्व की बात करें और विश्व में भारत की स्थितियों को हम लोग देखते हैं। ये जो देख रहे हो ये एक विश्व का मानचित्र है। ये विश्व का हमने मानचित्र बनाया और ये विश्व के मानचित्र में भारत कहाँ है, पहले हम लोग वहीं से चल रहे हैं और इसकी स्थिति को पूरा ध्यान दीजिए। देखो हम एकदम जीरो से ही चल रहे हैं क्लास को, ताकि कोई बच्चे पहले नहीं, देखो क्रैश कोर्स में दो तरह के बच्चे हैं, एक कुछ पढ़े हुए, एक है कुछ नहीं पढ़े हुए। दोनों का हम सामंजस्य लेके चलेंगे कि दोनों का सुरताल बना रहे। देखिए विश्व में आपको जो ध्यान देना है उसकी बात करना है। यहां एक यूराल पर्वत है और इसके इधर एशिया महादेश है, इधर देखोगे यूरोप महादेश है, नीचे अफ्रीका महादेश है, यह उत्तरी अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका, यह ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। तो पहले ये देखो, जो भारत पढ़ने जा रहे हो यहीं पर है। आप जो इंडिया बनाते हो ना, इंडिया यहीं पर है, तो ये आपका देश हो गया भारत। और भारत किस महादेश का पार्ट हो गया? एशिया। भारत विश्व में किधर है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग।
जल्दी बोलिए, पूर्वी भाग में हो गया, ये पूरब ना है इधर। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब इधर चलोगे तो एक पश्चिम एशिया, फिर कई द्वीप समूह टापू, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट हो जाए। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही भारत का लोकेशन देख लिए तो अब आज के क्लास में एकदम जीरो वाली बात हम करने जा रहे। भारत का राज्य कहीं हाथ रखे तो एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, तब नदी पर्वत कहीं कुछ खींचे, हम सब करेंगे। देख लो, हम इसमें मानचित्र में एक लाइन खींचेंगे और हम पूछेंगे कि बताओ ये लाइन किन किन राज्यों से गुजर रही। कहेंगे रोड है तो राज्य तो तुमको बताना पड़ेगा। अब वो सब चीज सोचने आ गया तो भूगोल ठीक हो जाए, सोचने नहीं आएगा कि लिखा दीजिए सर, पीडीएफ दीजिए सर, ठीक नहीं होगा, खाली बटोर बटोर के रखोगे अगला के। तो इसमें जरा ध्यान दें, सबसे बेसिक बात हम करें। एक देखिए मानचित्र हम बना रहे हैं, ये भारत का मानचित्र बना रहे हैं। 10 बार मानचित्र बनाएंगे, 10 डिजाइन का बनेगा, लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कई बच्चे को हम बोलते हैं भारत बनाओ तो बेचारा हाथ ही थर थराते रह जाता है कि इधर करें उधर करें, लेकिन घबराना नहीं है। तुम जैसा बना रहे हो बेसिक चीज केवल रहना चाहिए और बस सब भारत का मानचित्र तुम्हारा सही है। देखिए भारत के मानचित्र में किन बेसिक बातों की जरूरत है उसको केवल आपको ठीक करना है। देखो ये हम भारत का मानचित्र बना दिए, सुनेंगे आप ठीक से, एकदम तेजी में ध्यान रखना है। भारत में जो हम लोग नक्शा बनाए हैं, इसमें सबसे ऊपर जो ये राज्य देख रहे हो, ये राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब के बाद हम लोग देखें तो हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल में है, राजस्थान। ये राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। देखिए पहले हम एकदम तेजी में चल रहे हैं, एक एक बच्चे को राज्य कहीं कहे तो खोजने आना चाहिए। अगर तुम भूगोल सीखना चाह रहे तो सबसे क चीज यही नहीं रहेगा तो भूगोल नहीं चलेगा। अब इसमें ध्यान दो, चुके आज तो सीधा सीधा अगले दिन से हम कोशिश करेंगे पीडीएफ रहे तो उससे और फास्ट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज सिखाना है तो ऐसी में ज्यादा सीखोगे भी। देखिए ये राज्य का नाम क्या हो गया? पंजाब। और इसका नाम हरियाणा। इधर हिमाचल प्रदेश, क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। इधर पंजाब हो गया। सुनते जाएंगे, हम कोशिश करेंगे सभी बच्चे के दिमाग में आए, जिनका 0 लेवल है उन लोग सुनो। जब ऊपर चलेंगे, अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसलिए उसको केंद्र शासित के साथ देखें, इसलिए अभी ऊपर हम छोड़ दी। अब अभी राज्य को देखो, जैसे ही हम ऊपर चले तो कहना कि सर याद हो गया, ऊपर सिर है और सिर में अगर जेंट्स है तो पगड़ी पंजाबी मारता है, अब महिला आंचल मारती है, तो ये हिमाचल है, आई पगड़ी मारे वाला पंजाबी। अब बोलो ऊपर वाला तो बेस क्लियर हो गया ना। जब कहेंगे ऊपर तो कहना जी पगड़ी तब पंजाब और आंचल मारे तो हिमाचल, तो बोलो इधर आंचल और इधर पगड़ी, एकदम दोनों क्लियर हो गया। पंजाब के बगल में हरियाणा, पंजाब के बगल में हरियाणा। इनसे पूछते हैं कि कौन राज्य है जी, तो ये कहता है कि देख नहीं रहे, र से हम है, कि बेचारा अपना नाम अपने बताता है, राजस्थान। जब ऐसे मानचित्र में देखना कि ऐसे ऐसे आया वो ऐसे हो गया, कहना अरे अरे र से राजस्थान। तो ये कहता है कि तो हम नहीं बता रहे क्या, ग से हम भी तो गुजरात है। इधर बेचारा मुंह कान वैसे ही खोले हुए, लग रहा मानो ग लिखा हुआ है गुजरात। तो बोलो राजस्थान और गुजरात पहचानने आगे। अब नीचे से चल रहे हैं, इसका नाम है केरल, ये है कर्नाटक, ये है गोवा, ये है महाराष्ट्र। नीचे ध्यान रखना कि केक काटो गम में, खुशी में मत काटो। केक काटो गम में, खुशी में नहीं। जब नीचे आएंगे तो कहना सर ऊपर खुशी में कटता है, नीचे गम में कटता है। केक काटो गम में। के से केरल, क से कर्नाटक, ग से गोवा, बेचारा कोवा जैसा है, छोटा।
जब बोलेंगे गोवा कनाई कोवा जैसा एकदम छोटा, तो गोवा तो दिमाग में आ गया ना। और इसके बाद कौन हो गया? महाराष्ट्र। केक गम में काट देना है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। पहले ही बताओ, यहां तक क्लियर है सबका? अभी मिटा रहे हैं, सुन लीजिए। हम किसी को बुलाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको लाइनिंग से मेन पकड़ेंगे। अभी घबराना मत कि बहुत जीरो लेवल से चले, हम एकदम जीरो से चलते हैं, कमजोर भी उठो और वहां तक जाएंगे जहां तुम जान रहे हो, कहोगे अब सीखे। दोनों पड़ाव तय करना है और दोनों तालमेल एकदम फिट होना चाहिए। तो पहले लास्ट बार बोलो, बोलो हिमाचल प्रदेश, बोलो हरियाणा, बोलो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो लाइन स्पष्ट है। चलो अब इधर से घूम लेते हैं, एक बार एक नजर हम लोग इधर घूमते हैं, सुनेंगे ठीक से। ये है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इधर तेलंगाना है। क्या नाम है? तेलंगाना। ये तेलंगाना है। ये वाला बोलो उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। ये है आपका अपना बिहार और नीचे झारखंड। मिला दिए तो ये उत्तर प्रदेश और यह उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे मिला दिए तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये वाला है पश्चिम बंगाल और यह है सिक्किम। इतना राज्य पहले एकदम ठीक करो। सेकंड स्टेप एकदम आराम से चल रहा है, तब अंतिम भारत के कान को पकड़ेंगे, वह सब हो गया। और उसके बाद इसका फेज थोड़ा ठीक करें, तब क्वेश्चन का लेवल आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा तुम देखोगे तो लगेगा कि सर बहुत अच्छा क्वेश्चन हम सीख पाए। देखिए सभी बच्चे यहां से ध्यान दो, ये वाला है तमिलनाडु। ध्यान रखो, ये भारत का मानचित्र है और कहना कि भारत माता की जय, नीचे लड्डू चढ़ाओ, तमिल लड्डू। लड्डू है ये तमिल लड्डू, तो नाडू में लड्डू ध्यान रखना, तो तमिलनाडु दिमाग में आ गया सब। अगर भारत धस गया, कहना आंध्र है का जी, धस गया, धस गया तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र है बेचारा गाना गा के जीविका चला रहा है, तेलंगाना। जब कहेंगे गाना तेलंगाना, कहना समझ गए सर, जो धस गया तो तेलंगाना हो गया। जब भारत बनाएंगे और केवल ऐसे करेंगे तो कहना कि बस बस ये आंध्र प्रदेश, और गाना गाया तेलंगाना। बोलो ये तो लाइन क्लियर है। मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य में मध्य प्रदेश और इससे अलग छत्तीसगढ़। मध्य में मध्य प्रदेश और इससे अलग छत्तीसगढ़। बोलो लाइन क्लियर है सब। अब यहां पर ध्यान दो, जब धस गया तो इसको उड़ा दो, उड़ीसा है। उड़ा दिए तो कौन हो गया? उड़ीसा। अपना राज्य बिहार, उसके नीचे झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल, यह उत्तर प्रदेश, इससे अलग उत्तराखंड, सिक्किम, अंगूठा सिक्किम और यह पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। देख लीजिए अब एक बार, हम केवल नंबरिंग दे रहे हैं जिससे पूछने में सुविधा होगी। एक नंबर बोलो, पंजाब 2, हिमाचल 3, हरियाणा 4, राजस्थान 5, गुजरात 6, 7, 8, कर्नाटक 9, 10, तमिलनाडु 11, आंध्र प्रदेश 12, तेलंगाना 13, उड़ीसा 14, 15, मध्य में मध्य प्रदेश 17, छत्तीसगढ़ 18, उत्तर प्रदेश 19, 20, 21, अब 28 राज्य में 21 हो। अब 7 भारत के कान में, और 7 इसको ठीक से सुनो। अब तब इतना ठीक है, तब क्वेश्चन अब चलेगा। अब बताओ तुमको ये क्यों पढ़ा रहे? कारण है, अब कुछ भी भूगोल हम पढ़ाएंगे सब यही से हो। अब तुमको जैसे ही भूगोल पढ़ा रहे हैं और हम कहें कि देखो जी एक गंगा रिवर है,
एक गंगा रिवर है। अब पूछेंगे गंगा नदी भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो तुम कितना रटोगे? नर्मदा नदी कितने राज्य से गुजरती है, यमुना नदी कितने राज्य से गुजरती है, तो सब रटने का चीज है। तुमको अपने उसका ड्राफ्टिंग सोचना कि सर समझ गए चला कहां से, ये गंगा चली कहां से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इंडिया साफ हो, थोड़ा सा झारखंड टच करती है। तो अब सुन लीजिए 1 2 3 4 5 गंगा भारत के कितने राज्य से गुजरती? 5। क्वेश्चन चेंज करेंगे, अब तुम सब गंगा पढ़े रहो और लिखे भी रहोगे गंगा की सबसे सहायक लंबी इतना है, ये इतना है। वो कहेगा इधर आओ, गंगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लंबी है? जल्दी बोलिए। अब जो बच्चा इसको मानचित्र देख रहा है तुरंत मुस्कुराएगा, लंबी, ओ खींचने दो, यूपी में लंबी। तुम अभी सब पढ़ो, अभी इस पर खेलकूद कराएंगे, उससे तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक होगा, एक्सरसाइज होगा, तब भूगोल लायक तुम तैयार हो जाओ। भूगोल में कुछ नहीं रटना है, सिर्फ सोचना है कि हाँ हमको याद होते चला जाए। तो चलिए अब जरा ये सब पर तो अभी खेल करवाएंगे, पहले भारत के कान से भी भेंट करा दे आपको। देखो ये जो कान भारत का देख रहे हो ना, बड़ा भयंकर कान है, हम लोग का भी तो कान ऐसे ही है। अब सुनिए जरा ध्यान से, इन लोग को साउंड वगैरह मिल रहा है ना? चलिए ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। भारत के कान में सबसे बड़ा चीज समझना है कि इसमें भारत के 7 राज्य हैं, जिसको भारत का पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। और अभी इसीलिए पूर्वोत्तर इंपॉर्टेंट है कि इन पूरे भारत में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले यही भारत के कान वाले राज्य। इन राज्यों के खिलाड़ी जो गए, सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहा। कारण यहां थोड़े रहन सहन अलग है, पर्वत पठारी क्षेत्र है। हम लोग पर्वत पठार पढ़ेंगे तो देखेंगे इधर पर्वतीय क्षेत्र। यहां ऐसा जीके कुछ समय पहले तक आता था जहां रेलवे लाइन तक नहीं, राज्य की बात कर रहे हैं, यानी कि गांव सोचो, राज्य भर में रेलवे लाइन नहीं। तो पहले जीके का क्वेश्चन आता था कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं। तो मोदी सरकार देखी कि इतना शर्म वाला क्वेश्चन, तो उसको जान के 4-5 किलोमीटर खाली घुसा दी अंदर, बस छोड़ दी, कम से कम ये जीके तो हट गया। बात समझ लो, तो राज्य की स्थिति है कि पूरे राज्य में 4-5 किलोमीटर रेलवे लाइन, ऐसा यह क्षेत्र दुर्गम इलाका है। अब यहां पे भारत में बताओ ऐसे क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व होगा कि कम लोग रहेंगे। इसीलिए तुम जो अरुणाचल प्रदेश देखते हो, ये सब सबसे कम जनसंख्या घनत्व का जगह। अब सब रटने वाली बात नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे 1 वर्ग किलोमीटर में कम इधर ही लोग रहे, और इधर 7 राज्य एकदम ठीक से हम चाहते हैं सब बच्चे को याद हो जाए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां से ये ऐसे स्टेप बंद करना है। और ये जो देख रहे हो, ध्यान दीजिए, यहां पर थोड़ा सा और उधर ही जाए, ये जो देख रहे हो इसी भाग का नाम बोलो क्या है? असम। ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट का नाम क्या है? असम। इसका नाम क्या है? असम। ये बोलो मेघालय। मेघालय ऐसा नाम इसीलिए कर रहे हैं, नाम है मेघालय, मेघ का आलय, आलय माने घर, बादल का ही घर है। यहां सबसे ज्यादा विश्व में वर्षा होती है। जब बादले का घर है तो वर्षा विश्व में ज्यादा होगी। मॉनसून जब पढ़ाएंगे आपको तो देखोगे कि यहीं पर बादल का रेस्ट हाउस, यहीं पे बादल आके रुकते हैं, और तब प्रेशर की बात होगी कैसे यहां से फिर पहुंचेंगे। तो देखिए, असम और मेघालय नाम सुने होंगे, मासिन राम, चेरापूंजी, सब नाम सुने हो ना। वर्ल्ड सबसे ज्यादा वर्षा का जगह यही। बिहार में वर्षा होते हैं तो लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं कि आज पानी पड़ रहा है, पढ़ने नहीं जाए, बहुत तेज वर्षा हो रही। यहां डेली वर्षा होती है, वैसा छुट्टी मनाए तो साल में पड़ेगा ही नहीं। तो यहां के लोग ऑटोमेटिक बेल्ट जैसा छाता है, हाथ की भी जरूरत नहीं है, लगा लिए, हाथ फ्री है, काम करते रही। चूंकि बादल के घर में रह रहा है तो वहां पानी तो नेचुरल चीज, तो इसीलिए अब यहां पे
अगला ये जो राज्य देख रहे हो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इसका? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद चले नागालैंड। क्या नाम हो गया? नागालैंड। इसके बाद मणिपुर। क्या नाम हो गया? मणिपुर। ये मिजोरम और यह त्रिपुरा। सुनोगे ध्यान से, अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आए, आपको सब पड़ोसी देश भी बनाएंगे और तब क्वेश्चन देंगे कि भारत के किस राज्य की राजधानी किसी दूसरे देश के सबसे नजदीक। अभी दूसरा देश भी हम ला रहे हैं, तब क्वेश्चन का लेवल चढ़ेगा। आप तब देखेंगे कि हाँ आपके दिमाग में वो सब सेंस आ रहा है कि नहीं। पहले सुन लो, कई लोग भारत का मानचित्र बनाता है तो सब लपेट देता है। लपेट दिए तो आप दो दो राज्य लपेट दिए। जब इधर बनाना तो एक लटकाना कि मिजोरम, और एक टेढ़ा बनाना कि त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। सुनो पहले सातों याद हो जाए। इसका नाम असम। सम नहीं है, बराबर नहीं है। कान में छुओ, बीच में बराबर नहीं है, उबर खाबर है। यहां भी पर्वत पठार उसी तरह से, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पर्वत पठार जो देखोगे तो कहोगे कि सर समझ गए। असम, बीच में कान छुए का ना असम, सम नहीं। और सम नहीं है तो यही बादल का घर मेघालय। पहले सब लोग ये बताओ, ये वाला याद हो गया कि नहीं? ये मेघालय और इसका नाम असम। याद होगी? जब इतना दूर पे आएंगे तो कहना कि सर इधर भी मेरा एक मित्र रहता है, मित्र रहता है लेकिन नाम नहीं जानते, अनाम मित्र है। बस इतने ध्यान रखोगे। जब इधर आएंगे तो कहना सर मेरा मित्र रहता है, हम बहुत दूर तक पहुंच बनाए हुए। नाम क्या है जी? अनाम। नाम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। बस अनाम मित्र में पूरा काम खत्म हो। बोलो अनाम मित्र याद रहेगा? बोलो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो अब हम समझते हैं कि यह लाइन सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगी। बोलो स्पष्ट है सबको? अब जरा ध्यान से समझते चलिए। अब भारत के बारे में अब आप बहुत बढ़िया समझ पाए हो, जो सबसे फंडामेंटल चीज है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। ये सब सभी को लिखा हुआ हटा दे रहे और किन्हीं को अब अगर हम बोर्ड पर बुलाए, हमारी आदत खराब है, हम जितना बढ़िया समझाते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि उधर से भी पूछा जाए तो न्यूटन का तीसरा नियम फेल नहीं करेंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो उधर से भी रिएक्शन आना चाहिए ना। अब हम कहेंगे मिजोरम, मिजोरम, तो ये प्रतिक्रिया बराबर है। मिजोरम बोलते ही समझना कि वो मित्र वाला मिजोरम, त्रिपुरा, तो मिजोरम यहाँ, त्रिपुरा यहाँ। क्या जी क्लियर है ना सबका? चलो देखें, किसी इसी से उद्घाटन करें। आ जाओ, इसको 3 राज्य घुमाएंगे, तुम लोग मदद मत करना। आओ ऊपर आओ। तुम लोग मदद नहीं करो इसके लिए नंबरिंग हटा देते, नहीं तो तुम लोग 5 नंबर 4 नंबर करते रहेगा। ये नहीं रहेगा तो बढ़िया है। चलो देखें, 3 राज्य तुमको घूमना है और ये 3 राज्य घूम पाते हो कि नहीं हम चेक कर लेंगे। चलो पहला नंबर, तुम जल्दी से केवल हाथ अपना रखना है, जल्दी से एकदम हल्का राज्य से शुरू करें। तेलंगाना, नजदीक आओ। तेलंगाना, फिर से हाथ रखो। तेलंगाना, अच्छा ठीक है, वहां बिंदु बना दो, बिंदु बनाओ और नजदीक आ जाओ ताकि सब लोग देख ले तुमको। हाँ, तेलंगाना बनाई है तो देखना चाहिए ना सबको। चलिए, तो तेलंगाना हो गया, बहुत सुंदर। दूसरा नंबर जल्दी से बताओ, मेघालय, 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 चलो बहुत सुंदर। तीसरा नंबर एकदम हल्का तुम्हारे लिए है, एकदम हल्का, कर्नाटक। सोचो, कर्नाटक, कर्नाटक। कितना सही? 3 में 3 सही। वाह, बैठ जाओ, तब तो एकदम ठीक ठाक है, तब लक्षण शुभ है। अब देखिए, हम आंच देंगे, एक चावल छिपेंगे, सीज गया तो सब सीज गया, और वो कच्चा है आंच बढ़ेगा, समझ रहा है ना? पूरा चावल पकड़ बोल के थोड़े चेक होता है जी, 1-2 बीच बीच में जांच होते रहेगा कि सीज रहा है कि नहीं, सीज रहा है तो फिर सही। अब यहां से लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, सुनो ठीक से। यहां पे एक देश है जिसका आकार एक जीव से मिलता है जिसका नाम है कुत्ता। ये है पाकिस्तान।
उसी जैसा पूछ मिलता है। तो सुनो अब ठीक से, एक देश कौन हो गया? पाकिस्तान। अब आपसे पूछे पाकिस्तान की सीमा कितने राज्य से मिलती है? बोलो बोलो, कितने राज्य? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य। अब उसे जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसे पुराना वाली बात अब छोड़ दो, अभी एकदम रिसेंट चलना है। यहां पर थोड़ा सा अफगानिस्तान टच करता है, लेकिन सुन लीजिए, टच करता है, लेकिन ये अभी पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही, लेकिन टच करता है। ये जो लाइन देख रहे हो, यही लाइन यहां से यहां तक डुरंड रेखा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां से जो तुम देख रहे हो, ये देश चीन है। इसका नाम क्या है? चीन। इधर जब हम लोग चलेंगे, यहां पर ये देश नेपाल है, इसका नाम नेपाल है। ये जो देख रहे हो, एक भूटान है। क्या नाम है? भूटान। इसके बाद चले, यह बांग्लादेश है। क्या नाम है? बांग्लादेश। और यहां पे म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार। सुनते जाओ, अब क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। अब आपसे हम खुद क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर पकड़ लिए। देखो देखो बढ़िया से, नेपाल से सीमा नहीं सटती है, नेपाल से सीमा नहीं सटती है। चॉइस ए बिहार का, चॉइस बी उत्तर प्रदेश का, चॉइस सी पश्चिम बंगाल का, चॉइस डी असम का, और ई में एक से अधिक सही कोई सही नहीं। बोलो बोलो जल्दी से, कौन होगा? असम। पक्का असम है ना? अच्छा चलिए, कुछ बच्चे ई भी चल रहे हैं। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम ठीक ठाक बनाए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तब तो अभी तुम लोग, हाँ सुन ले, अभी आप लोग एकदम फॉर्म में चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन दे, पहले इसको थोड़ा सा समझा ले, थोड़ा समझ ले, तब उस क्वेश्चन को हम फिर चलेंगे। क्वेश्चन आपको जो भी आएगा, कुछ लिखना नहीं है, पन्ना खाली, ई वाला में खाली बना रहे। जब परीक्षा में क्वेश्चन दे तो मन का नक्शा खोल लेना है, इसमें बना रहना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही मन का नक्शा खुल जाए और कहो कि यहाँ है, आप तब सोचे, फिर हो जाए। और पहले ये देखो, सबसे लंबी सीमा किस देश का है? जल्दी बोलो, सबसे लंबी सीमा किसका है? हाँ, चीन नहीं है, क्योंकि यही तक में चीन है, फिर तो नेपाल है, भूटान है। तो इसमें क्या है? सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश। सुनते जाने बढ़िया से, बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी सीमा है। अब तुमको आश्चर्य हो रहा है कि सर ये छोटका के कारण बड़ा लंबी सीमा। कारण है, बांग्लादेश थोड़ा ऐसे ऐसे उठ करके और काफी ज्यादा इस तरह से चला है। अब जिस आदमी का खेत एक का ऐसे है, एक का खेत ऐसे है, कहीं लंबा किसका खेत? तो इसका, ये तो ऐसे 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 इतना ही ना है, इसमें ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, डिजाइन में जब फीता ले जाएंगे कहेंगे कि बहुत इसमें लग गया। अभी ऐसे नहीं समझ रहे हो तो सोच लो कि खेत का घेराबंदी करना है, तो कांटा का तार किसमें ज्यादा लगेगा, पहला में कि दूसरा में? तो समझ लो लंबा है। अब यही हाल बांग्लादेश का है, डिजाइन बहुत ज्यादा है और सब नापेंगे तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर कौन होगा? बिल्कुल सही आपने सोचा, दूसरा नंबर चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा जल्दी बोलो कौन? नेपाल। नेपाल ना जी। चलो पांचवा म्यांमार, छठा जल्दी बोलिए कौन? भूटान, और सातवां अफगानिस्तान। भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? जल्दी बोलिए। 7। सब हम लोग सीमा की लंबाई चौड़ाई सब चले, तो भारत की सीमा 7 देशों को टच करती है। 7 देशों में किसका क्रम क्या है? क्लियर है सबका?
जिस बच्चे को क्रम गड़बड़ाता है वो लोग इतना ही ध्यान रखना कि सर ये सब क्वेश्चन अब पढ़ा रहे हैं, हम तो बचपने में इस सब में बीए पास है, ये सब तो बचपने में बीए पास है, अब तो बिहारी आ गया। तो ध्यान रखना है, जब सीमा वाला देश कहे तो कहना बचपन में बीए पास, एमए पास नहीं, बीए पास, बचपन में बीए पास। जल्दी बोलो, ब से, च से, त से, न से, बी से बचपन में है, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में बीए पास, बस इतने से कभी भी क्रम आ गया तो क्या क्लियर है ना सबका। अब तुमसे जो क्वेश्चन है सुनो ठीक से, पहले एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देके देखें कितने बच्चे इसको सही कर पाते हो। जल्दी बताओ तो पहले, किस राज्य की राजधानी, किस राज्य की राजधानी किसी दूसरे देश के सबसे नजदीक है? सुन लो, दूसरे देश के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। चॉइस ए पंजाब, बी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा और डी बिहार। जल्दी बोलो, सबसे नजदीक राजधानी जो दूसरे देश के है, बोलो कौन होगा, कौन होगा? वेरी गुड। आपको यह समझना है किस राज्य की राजधानी। देखो पंजाब की राजधानी कहां है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ मतलब एकदम इधर चले आओ, हरियाणा का भी चंडीगढ़, और इसमें सोच लीजिए चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़, तो ये दूर हो गया। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, इसका भी ईटानगर दूर है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर पर। अच्छा, क्या तुम जानते हो इस रेखा को कौन रेखा कहते? हाँ, एक दो आवाज हमको सही मिल रहा है। हाँ, 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री। मेरे पूछेगा भारत में 0 डिग्री तो कई लड़के 0 बन जाएगा। यही ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लाइन है त्रिपुरा और बांग्लादेश का 0 डिग्री लाइन, और ये सबसे नजदीक स्थित है। बिहार का पटना, पटना जानते ही हो बिहार में कितना नीचे स्थित, और इसीलिए यह भी नेपाल से दूर। अब अगला क्वेश्चन आपको देंगे, जोड़ घटाव करना पड़े। अब क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा कि बताओ म्यांमार की सीमा किस राज्य को टच नहीं करती, बना पाओगे ना? बांग्लादेश की सीमा किस राज्य को टच नहीं करती है, सोच पाएंगे ना सब? सुनो अब ठीक से, अब आज से भूगोल शुरू हो गया, डेली अब धुआंधार भूगोल चलेगा। बात समझ लीजिए, हम लोग पूरे अगले क्लास में भूगोल को एकदम लॉक करेंगे। भारत लगने लगेगा कि सर अब ठीक हो रहा है, लेकिन हॉर्लिक्स वर्क समझो, हॉर्लिक्स नहीं पी के आओगे, हम यहाँ कंप्लान पिलाएंगे, समझ लो। एकदम हॉर्लिक्स पी के मजबूत बन के आना है। जिस बच्चे को है कि हम एकदम तंदुरुस्त हो, तो उनको हॉर्लिक्स में क्या करना है, बाजार जाके भारत के 10 राजनैतिक, पॉलिटिकल, 10 प्राकृतिक नक्शा खरीद लेना है। बहुत होगा तो 1 रुपये से 2 रुपये तक में दे। अब सुन लीजिए, 20 आज का आज ही सब ड्यूटी हो गया। जो जहां है दुकान में जाओ, ज्यादा महंगा दे रहा है तो एक नक्शा खरीद लो, जेरॉक्स करा। चूंकि हम पूरा इंडियन ज्योग्राफी तुमको नक्शा पे ही निकाल दें, और नक्शा पे ही जो इंपॉर्टेंट बात है वही लिख देना, हो गया तुम्हारा फेयर कॉपी। 20 पन्ना में भूगोल खत्म हो जाएगा इंडिया, सब बात उसमें लिखा रहेगा। परीक्षा नजदीक रहेगा तो केवल उसको देखोगे, दिमाग कहेगा बस बस ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, रिवीजन तुरंत हो जाए। वन लाइनर करोगे तो रिवीजन नहीं होगा, कितना नोट्स पढ़ोगे, एक मोटी कॉपी तैयार हो जाए। और इसमें तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन भी रहेगा, हिलाए डोलाएंगे तो हिलोगे नहीं, क्वेश्चन सोच पाओगे। तो अब सुन लीजिए, भारत के राजनीतिक नक्शा में, पॉलिटिकल मैप में, सभी बच्चे आज जितना राज्य पढ़ाए हैं, बोलो राज्य भर सकते हो कि नहीं? सबको अपने से एक नक्शा में भर लेना।
तब केंद्र शासित प्रदेश वाला हम लोग वर्क करें। और उसके बाद भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, सब बात चलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, आजकल सेटर इतना तेज हो गया कि सब एक ही में पूछ लेता है। कहता है कि भारत, अच्छा ये बताओ भारत ज्यादा लंबा है उत्तर दक्षिण की पूरब पश्चिम? जल्दी बोलो, उत्तर दक्षिण। अब क्वेश्चन क्या देगा, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूरब से पश्चिम की लंबाई से कितना ज्यादा है? और जान के दे देगा चॉइस से 32-14 किलोमीटर, चॉइस भी 29-33 किलोमीटर, चॉइस से। तो अब लड़के का क्या है लक्षण? कई लड़के इतने नालायक हैं कि क्वेश्चन तक पूरा नहीं पढ़ते। वो केवल पढ़ेगा भारत के उत्तर दक्षिण है, लड़ गया, सेट में था 32-14, और यहां उसने टर्न कर दिया। उत्तर दक्षिण की लंबाई पूरब पश्चिम की लंबाई से कितना ज्यादा है? तो तीन चीज पूछ लिया, तीन चीज पूछ लिया कि बच्चों को उत्तर दक्षिण आता है कि नहीं, पूरब पश्चिम आता है कि नहीं, आज जोड़ घटाव आता है कि नहीं, तीनों ने जांच लिया जी, और तब चलेगा। तो खैर कल के क्लास से हम लोग का ये मजेदार फेज इधर क्रैश कोर्स में लगातार चलेगा। इधर 15 दिन कंटिन्यू भूगोल पे ही रहे। बात क्लियर है सबको? भारत का भूगोल एकदम जो डर है आपका कंप्लीट करेंगे, तब हिस्ट्री पे आ जाएंगे। 2 मेजर सेक्शन जैसे ही निकलेगा तब करंट अफेयर पे आ जाएंगे। तो चलिए, अभी क्रैश कोर्स वाले जो नए बच्चे हैं, कुछ बात करना है तो आप लिख सकते हो। अभी इस समय लिखना तो तुम्हारी बात हम देखेंगे। देखो हमको गुड नाइट करने लग गया, अरे अभी गुड इवनिंग करो अभी। चलिए, पीडीएफ सब आपको मिलते चला जाएगा, घबराना नहीं। हम पूरा ही मत समझना क्रैश कोर्स में हवाई जहाज क्रैश कराने जा रहे हैं, तुमको पूरा पूरा याद करवाते जाएंगे, एकदम घबराना नहीं, चिंता मत करना, सब विषय में वैसे ही करेंगे और पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड आपको करते जाएंगे। चलिए, सीडीपीओ में भी लगभग 1 साल आप जनवरी से सब करंट अफेयर ठीक करो, सब एग्जाम में वही रहेगा। चलिए बढ़िया, कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने निर्धारित शेड्यूल से।